तो आज हम सेवन्थ चैप्टर नेशनल इनकम में देखेंगे कि मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कौन से हैं, अलग अलग मेजरमेंट नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। तो इसमें तीन मेथड्स है। आउटपुट मेथड, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, सेकंड है इनकम मेथड, और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आउटपुट मेथड फर्स्ट है। तो इसमें आउटपुट मतलब कंपनी का जो आउटपुट आया, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका जो आउटपुट है, उसके हिसाब से जो होता है इनकम का काउंटिंग, वो होता है आउटपुट मेथड। तो इस मेथड के हिसाब से इकोनॉमी अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो जैसे कि कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर, माइनिंग, खुदाई, वो सब, और मैन्युफैक्चरिंग, और अलग अलग स्मॉल इंटरप्राइजेस, और बाद में कॉमर्स मतलब व्यवहार जो भी होता है, और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और अदर सर्विसेज। तो ये इतने सेक्टर्स में डिवाइडेड है इकोनॉमी आउटपुट मेथड के हिसाब से। और आउटपुट मेथड को इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। इन्वेंट्री मतलब कि कोई कंपनी है, उनके जो स्टॉक है उनका, जैसे कि कार प्रोड्यूस करते हैं तो कार का कितना स्टॉक है, तो उसे इन्वेंट्री मेथड बोलते हैं, मतलब आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया है, तो वो है। और आउटपुट मेथड ऐसे काउंट होता है कि इसमें जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज है जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं पूरे एक पर्टिकुलर एक 1 ईयर में, उनकी पूरी काउंटिंग होती है एक साथ। उनकी जितनी भी वैल्यू है सबको एक मार्केट प्राइस, जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, उनको काउंट करते हैं और फिर जाके उसकी टोटल काउंटिंग वैल्यू निकलते हैं। और बाद में ये दूसरा मेथड है कि एडिंग अप ऑल दी वैल्यूज एट ईच हायर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो जितने भी अलग अलग स्टेजेस है प्रोडक्शन के, तो उधर के वैल्यूज एडअप करते हैं जब तक कि वो फाइनल प्रोडक्ट में बन ना जाए जो भी प्रोडक्ट है। तो जैसे कि अगर कोई नोटबुक है तो उसमें पहला ये सब पेपर्स का होता है, फिर बाइंडिंग करते हैं, फिर बाद में उसका कवर बनाते हैं। तो ये सब वो अलग अलग वैल्यू ऐड करके फिर बाद में टेक्स्ट बुक का फाइनल वैल्यू निकालते हैं। तो जब ये आउटपुट मेथड यूज़ करते हैं तो इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि डबल काउंटिंग ना हो कोई भी कॉमोडिटी का। तो जैसे कि पहला मेथड है फाइनल गुड अप्रोच और द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। तो इस मेथड में जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, मतलब उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो उनमें लगा है, जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड हम जो दुकान से खरीदते हैं उसमें फ्लार जो आटा रहता है उसका वो भी उसमें यूज़ होता है, और फिर बाद में ये वीट भी होता है। तो वो जो दोनों चीज़ें रॉ मटेरियल ब्रेड को बनाने के लिए यूज़ हुए, तो उनको इग्नोर करते हैं और फाइनल जो गुड्स रहता है जैसे कि ब्रेड, तो उसकी काउंटिंग होती है। तो इसमें ये मेन मेथड है। फाइनल गुड मतलब ये होता है कि जो रेडी फॉर कंजम्पशन है, मतलब जैसे हमने बाई किया और उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। और जो इंटरमीडिएट गुड है वो मतलब रॉ मटेरियल, उस चीज़ को बनाने के लिए, फाइनल गुड को, ब्रेड को बनाने के लिए जो चीज़ लगती है वो इंटरमीडिएट गुड या रॉ मटेरियल बोल सकते हैं हम। तो जैसे इधर एग्जांपल दिया है कि प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ इट एंड मेकिंग ऑफ फ्लार एटसेट्रा। तो इसमें बताया कि जो ब्रेड है, फाइनल ब्रेड, उसमें इन दोनों की काउंटिंग, जो वीट है और फ्लार है, उन दोनों की काउंटिंग हो चुकी है, फिर जाके ब्रेड की फाइनल वैल्यू हमें मिली है। तो इसलिए अगर हम वीट की भी अलग काउंटिंग करेंगे और फिर बाद में जो फ्लार है उसकी भी अलग काउंटिंग करेंगे और फिर बाद में ब्रेड का फाइनल प्राइस है उसको भी अलग काउंटिंग करेंगे, तो उससे डबल काउंटिंग हो गई। तो इससे गड़बड़ हो जाएगा जीडीपी में, जीडीपी कैलकुलेशन या जीएनपी कैलकुलेशन में। तो इसलिए इनको ये मेथड में सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट की जाती है, इंटरमीडिएट गुड की कंबाइन करके फिर जाके फाइनल गुड मिलती है। अलग अलग नहीं काउंटिंग होती है, उससे डबल काउंटिंग हो जाती है। तो सेकंड मेथड है वैल्यू एडेड अप्रोच या फिर वैल्यू एडेड मेथड। तो इस मेथड को भी डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस अप्रोच के हिसाब से कि प्रोडक्शन के हर वो कमोडिटी का जो प्रोडक्शन होता है उसके हर प्रोसेस पे उसमें जो इंटरमीडिएट गुड यूज़ हुआ है उसकी काउंटिंग होती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट और वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, ये है हमारा वैल्यू एडेड। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि वैल्यू एडेड अप्रोच कैसा है। जैसे कि शर्ट है वो फाइनल गुड है, तो उसमें क्या क्या लगता है? कॉटन लगता है, यान लगता है और क्लोथ लगता है। तो कॉटन है तो कॉटन की वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है? 150, लेकिन इनपुट कुछ नहीं, तो वैल्यू एडेड कितना हुआ? 150। और यान है तो यान कॉटन से बनता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है उसका? 250। वैल्यू ऑफ इनपुट मतलब 150 ऐड किया है क्या? कॉटन, तो 250 प्लस 150, 250 प्लस माइनस 150, 100 हुआ। तो वैल्यू एडेड कितना हुआ हमारा? 100। और क्लोथ, अभी क्लोथ में कॉटन का भी एडिशन हुआ है, यान का भी एडिशन हुआ है, तो क्लोथ का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 400। और वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है हमारा? 250। तो दोनों को माइनस किया वैल्यू ऑफ आउटपुट और इनपुट को, तो हमें मिला वैल्यू एडेड 150। और शर्ट है हमारा फाइनल गुड, तो इन सबको कंबाइन किया, शर्ट का फाइनल गुड निकला हमारा 500। तो इनपुट इसमें कितना डाला? कॉटन का, यान का, क्लोथ का 400। तो ये दोनों माइनस करके हमें वैल्यू एडेड मिला 100। तो टोटल वैल्यू हमारा वैल्यू एडेड, हम जब टोटल सब पूरा कॉलम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 500। तो ये वो हमारा टोटल वैल्यू। तो इस मेथड को यूज़ करते समय कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो पहला है डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही हमें उनकी वैल्यू ही लेनी चाहिए। सेकंड है गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन बाय फार्मर शुड बी एस्टिमेटेड बाय गेस वर्क। तो गुड्स मतलब
फार्मर्स जो गुड अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं, तो उसका एक अंदाजे से एस्टिमेट लगाना है। तो थर्ड है इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो मार्केट प्राइस में हम जो गवर्नमेंट लगाती है, तो उसको डिडक्ट करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, ताकि गड़बड़ ना हो कुछ। और सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट कुछ कॉमोडिटीज़ के ऊपर या कुछ गुड्स के ऊपर देती है, तो वो उसका एकदम एक्यूरेट एस्टिमेशन होना चाहिए, ताकि नेशनल इनकम में कुछ डाउटफुल या फिर गलत काउंटिंग ना हो। तो आउटपुट का इवोल्यूशन करती है गवर्नमेंट एस्टिमेट्स निकालने के लिए। तो उस समय पर जो 2 साल है, उन दोनों के बीच में कमोडिटी का प्राइस चेंजेस होता है, वेरी करता है बहुत। तो उन चेंजेस को अकाउंट में लेकर फिर जाके काउंटिंग करनी चाहिए फाइनल की। एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ऐड होनी चाहिए, और इंपोर्ट्स मतलब जो हमने बाहर की कंट्री से मंगाए हैं गुड्स, उनकी माइनस करनी चाहिए। और सेकंड 6th है डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल्स शुड बी डिडक्टेड। तो जो भी कैपिटल एसेट्स है, मशीन से या फिर जो भी दूसरी चीज़ें, उनका जो डिप्रिसिएशन हुआ है, तो वो माइनस करना है, फिर जाके काउंटिंग करनी है। 7th है सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स। तो मतलब जब काउंटिंग हो रही है जीडीपी या जीएनपी की जो वैल्यू की टोटल नेशनल इनकम की, तो उसमें जो सेकंड हैंड गुड्स है उनको काउंट नहीं करना चाहिए, उनका इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि 2014 में कोई कार का मॉडल है और वो किसी के पास है, तो वो फिर 2017 में फिर से उसको रीसेल कर रहा है या फिर कोई परचेस कर रहा है, तो सेकंड हैंड गुड हुआ, और तो उसका करंट ईयर में काउंटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्शन 2014 का है, करंट प्रोडक्शन में उसका काउंटिंग नहीं करना चाहिए। और ये आउटपुट मेथड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पर इसका यूज़ बहुत होता है। और ये इतना रिलायबल नहीं है ये मेथड, आउटपुट मेथड, क्योंकि इसमें एरर मतलब हो जाता है। और इंडिया में ये मेथड कौन से सेक्टर में यूज़ होता है? पहला है एग्रीकल्चर, सेकंड है माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स और कम्युनिकेशन सेक्टर है, वहाँ पर इस आउटपुट मेथड का यूज़ नहीं होता। तो सेकंड है इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो क्योंकि इसमें जो फैक्टर से प्रोडक्शन के, जैसे कि लेबर हुआ, और फिर बाद में कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और फिर बाद में इन्वेस्टमेंट, तो ये सब इनका काउंटिंग होता है। जैसे कि पर्टिकुलर कोई भी कंट्री जैसे इंडिया है, उसके जितने भी सिटीजन्स हैं उनको जो पेमेंट्स मिली है उस ईयर में, तो उसका टोटल एडिशन होता है, फिर जाकर इसकी काउंटिंग होती है। लेकिन इसमें जो इनकम रिसीव्ड होती है कौन से फॉर्म में? ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब गिफ्ट्स के थ्रू या फिर कोई प्राइजेस उनको कैश प्राइज जीता है, तो उसका काउंटिंग नहीं होता है। और कि कहाँ से इनकम आया, वो जो सोर्सेस है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न्स हुआ या फिर रिपोर्ट्स या फिर बुक ऑफ अकाउंट्स हुए, वहाँ से लिया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जीएनपी इज़ द एडिशन ऑफ फैक्टर इनकम्स। तो जितने भी फैक्टर्स इनके जब इनकम का एडिशन होता है, वो जीएनपी में काउंटिंग होता है। और तो इनकम मेथड में जीएनपी काउंट कैसे होता है या फिर उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? तो इधर ये फार्मूला दिया है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट, लैंड का आएगा, प्लस वेजेस, ये आएगा जो लेबर्स है उनका, और प्लस इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट या फिर लोन है उसका आएगा, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का आएगा, और प्लस मिक्स्ड इनकम। तो और सेकंड है नेक्स्ट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो फॉरेन से इनकम आता है उसका एडिशन होता है। मिक्स्ड इनकम मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की जो इनकम होती है, उसे हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट फार्मूला कैसे हुआ? नेशनल इनकम एन आई इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी प्लस एम आई प्लस एक्स माइनस एम। तो एक्स माइनस एम कौन सा है? नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो ये हुआ हमारा नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो इस मेथड में भी कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, तो इसमें 7 प्रिकॉशंस दिए गए हैं। तो पहला है जो ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट। तो जैसे बताते कि स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, डोनेशन या फिर चैरिटी या फिर पेंशन हुए, तो जो ये सब इग्नोर करना चाहिए काउंटिंग के वक्त। और फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो गवर्नमेंट देती है लोगों को, बेरोज़गार लोगों को, उन सब का काउंटिंग नहीं होना चाहिए। और सेकंड है ऑल अनपेड सर्विसेज, जैसे कि हाउस वाइफ का जो घर पे काम होता है उसका अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए। और या फिर टीचिंग, जो टीचर्स रहते हैं वो अपने अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं घर पे, तो उनका भी काउंटिंग नहीं होता कैलकुलेशन इसमें। और थर्ड है एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, जो जैसे कि कार हुआ या फिर हाउस हुआ, क्योंकि सेल ऑफ परचेसिंग जो गुड्स का रहता है, मैन्युफैक्चरिंग, वो अलग ईयर रहता है, और जो उसको रीसेल करते हैं वो कुछ सालों बाद करते हैं, तो उसका अकाउंटिंग करंट ईयर में नहीं होता। और फोर्थ है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स और बॉन्ड्स, जो शेयर मार्केट में शेयर्स का परचेस और सेल होता है, तो वो उसका एक काउंटिंग नहीं होना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए उसको, क्योंकि वो एक रियल नेशनल इनकम मतलब कंट्री की जो रियल नेशनल इनकम है उसमें उसका कोई योगदान नहीं रहता। तो फिफ्थ है रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो लोगों की पर्सनल इनकम पे गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, जैसे 10% या 2-3%, वैसे तो उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसफ़र ऑफ इनकम है। और सिक्स्थ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज।
तो सिक्स्थ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज मतलब कोई भी कॉर्पोरेशन या कंपनी है वो, तो उस कंपनी में जो इन्वेस्टर्स उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उनको जब उनका डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती तो वो पैसा बच गया, तो उस पैसे को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज बोलते हैं। तो इसका काउंटिंग नहीं होना चाहिए। और जो इनकम आती है गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी सेल करके, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, तो उसको वो भी है। और फिर बाद में जो प्रॉफिट आता है पब्लिक एंटरप्राइज से, जैसे वाटर सप्लाई, वो भी, ये सब इंक्लूड होने चाहिए, इग्नोर नहीं करने चाहिए इनको सबको। और सेवंथ, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब उनका कोई बराबर अंदाज़ा नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसको गैस वर्क से काउंटिंग करना चाहिए। तो इंडिया में इस इनकम मेथड का यूज़ अपना सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज़ करता है। किस जो इनकम हमारी कंट्री की ट्रेड से आती है, ट्रांसपोर्ट से, प्रोफेशनल और लिबरल आर्ट्स, और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डोमेस्टिक सर्विस, इन सब जगह से जो इनकम आती है उनका काउंटिंग इस इनकम मेथड से यूज़ होता है। और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को आउटले मेथड भी बोलते हैं। तो इस एक्सपेंडिचर मेथड में जो एक पर्टिकुलर ईयर में जितना भी एक्सपेंडिचर या खर्चा टोटल खर्चा आया है, तो उसको ऐड करते हैं। और फिर बाद में इनकम जो है वो तो या तो फिर कंज्यूमर गुड पे स्पेंड होती है या फिर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो कैपिटल गुड्स मतलब जैसे मशीन्स हुए या फिर इक्विपमेंट हुए, तो वो दूसरे और गुड्स मतलब प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो जो नेशनल इनकम मिलता है हमें, पूरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो इंडिविजुअल करते हैं उनका जो एडिशन होता है, तो उसे हम एक्सपेंडिचर मेथड में बोलते हैं सम नंबर। तो जैसे कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये इंडिविजुअल कोई भी कर सकता है, फर्म भी कर सकते हैं, फिर गवर्नमेंट भी कर सकती है लोगों के वेलफेयर के लिए ऐसे। और जो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो हमें कैसे मिलता है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग और प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे कि मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट और प्लस आर माइनस पी। आर रिसिप्ट और माइनस पेमेंट। रिसिप्ट जो हमें फ़ॉरेन से इनकम आया है, पेमेंट मतलब जो हमने अब्रॉड में पेमेंट किया है, भले गवर्नमेंट ने किया हो या किसी ने प्राइवेट ने। तो इस एक्सपेंडिचर मेथड में कौन से अलग अलग टर्म्स आते हैं? तो पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? जैसे कि हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे, मतलब जो ज़्यादा समय तक टिकते नहीं है, जैसे कि फूड हुआ, क्योंकि उसका कंजप्शन जल्दी होता है, इमीडिएटली जैसे बाय किया और कंज्यूम हो गया। और बाद में जो एक्सपेंडिचर ड्यूरेबल गुड्स पे होता है, मतलब ड्यूरेबल गुड्स मतलब बहुत लंबे समय तक जो गुड्स टिकते हैं, जैसे 1 साल 2 साल और ज़्यादा और साल, जैसे कार हुआ या फिर रेफ्रिजरेटर हुआ, टेलीविज़न हुआ, ये सब एग्जाम्पल है ड्यूरेबल गुड्स के। तो फिर और दूसरा एक्सपेंडिचर कंज्यूमर या हाउस होल्ड किसके ऊपर करता है? या तो सर्विसेज के ऊपर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस, मेडिकल सर्विसेज और अलग अलग सर्विसेज, यह इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। और इसका सिंबल कैसा है? सी। और सेकंड है ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये किससे रिलेटेड है? जो एक्सपेंडिचर किसके जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं वो करते हैं एक्सपेंडिचर, उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यानी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेट बिजनेसमैन है, जो उसका एक्सपेंडिचर होता है मशीन्स को लेकर, जैसे कोई मशीन्स रिप्लेस कर दिया या फिर उसको रिन्यू कर दिया या फिर कोई नया मशीन वो बॉट करता है, बाय करता है, तो वो इसके अंतर्गत आता है GDPI ई के अंदर, उसको डिनोट करते हैं हम आई से। और थर्ड है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसमें गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, इसको डिनोट करते हैं जी से। तो पहले में क्या दिया है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में? तो इसमें मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया गया है, मतलब जो खर्चा किया गया है कौन से चीज़ों पे, जैसे कि लॉ के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कंट्री में, डिफेंस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक लॉ एंड ऑर्डर, और एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और अलग पब्लिक वेलफेयर के लिए, ये सब इसके अंदर आएगा। किसके अंदर? फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? जो गवर्नमेंट ने खर्चा जो फेस किया है, इसकी वजह से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसमें जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हुआ, मेट्रो हुआ, रेलवे हुआ, ब्रिजेस हुए, और भी अलग अलग जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसमें सब आएगा। जो और बाद में ये सब जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, तो ये सब हम नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, कॉमन पीपल या फिर बिजनेस सेक्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं। और बाद में फोर्थ है नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ईयर में कंट्री के जो एक्सपोर्ट है टोटल और टोटल इंपोर्ट है, उनको जो माइनस करके मिलता है उसे हम नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या फिर नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट है 50 और इंपोर्ट है 30, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट हुआ 20। वैसे इंडिया का एक्सपोर्ट तो बहुत कम है लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा है, तो इंडिया हमेशा बैलेंस शीट में इंडिया को लॉस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया का, तो उसमें इंपोर्ट ज़्यादा है कंट्री का और एक्सपोर्ट इंडिया बहुत कम करता है।
तो नेट रिसिप्ट्स क्या हुआ, इसमें आर एन पी आता है। आर मतलब रिसिप्ट्स, पी मतलब पेमेंट, तो इन दोनों को माइनस करके मिलता है वो हमें रिसिप्ट होता है। तो जो डिफरेंस होता है, जैसे कि कोई फॉरेनर है, उसने हमारे कोई भी हमारे कंट्री के डोमेस्टिक गुड्स पे कुछ खर्चा किया है, तो वो है उसका वैल्यू। और फिर हमारे जो सिटीजन्स है वो अब्रॉड के जो कॉमोडिटी होती है उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं, तो उसको हम नेट रिसिप्ट बोलते हैं। और दोनों का माइनस करके, आर माइनस पी करके, जैसे कि कोई फॉरेनर है, उसने हमारे गुड्स लिए 100 रुपीज़ पे, और जो हम बाद में फिर हमने इंडिया के सिटीजन्स ने फॉरेन के गुड्स पे कोई भी खर्चा करके 500 का लिया, तो 500 माइनस 400 मतलब 400 हमारा हुआ नेट रिसिप्ट, मतलब हम नेगेटिव में है। लेकिन उसी जगह इंडिया के जो गुड्स है वो फॉरेनर ने 500 में खरीदे, मतलब 500 का एक्सपेंडिचर किया, और इंडिया वालों ने बस 100 का किया, तो इसमें हमारा नेट रिसिप्ट पॉजिटिव आया, क्योंकि हमारा रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से ज़्यादा, क्योंकि हमने पे कम किया है और रिसिप्ट ज़्यादा किया है। तो इस मेथड में भी कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, और ये इसमें भी 7 प्रिकॉशंस हैं। तो पहला है कि एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो और इंटरमीडिएट गुड्स पे हम करते हैं या फिर रॉ मटेरियल्स पे करते हैं, तो उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि फाइनल गुड में उसका ऐड होता ही है, तो इसलिए हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डबल अकाउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। और सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन द रीपर्चेस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, तो जो एक्सपेंडिचर होता है सेकंड हैंड गुड्स को परचेज करने के लिए, वो भी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उसका करंट ईयर में नहीं आता प्रोडक्शन में, करंट ईयर प्रोडक्शन में उसका काउंटिंग नहीं होता, तो इसलिए उसको भी इग्नोर करना चाहिए। और फिर बाद में थर्ड है कि एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे कि जो गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है लोगों को पेंशन प्रोवाइड कराने में, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस करने के लिए, या फिर ओल्ड एज पेंशंस, या फिर स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो रिजर्वेशन में है उन स्टूडेंट्स को, तो वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है वो भी इग्नोर होना चाहिए, मतलब उसका भी काउंटिंग नहीं होना चाहिए ये से। और फिर बाद में फोर्थ है एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज सच ट्रांजेक्शंस डू नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब या इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेंडिचर होता है किसके ऊपर, रीपर्चेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कि शेयर्स हुए जो शेयर मार्केट में होते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी के हम शेयर्स खरीदते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं, या फिर बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है, या फिर डिबेंचर्स हुए, इक्विटी हुए, ये सब इंक्लूड नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे ये कुछ गुड्स या सर्विसेज नहीं है, ये इनका ये क्या बोलते हैं, हम इनको टच नहीं कर सकते, मतलब ये दिखते नहीं है, खाली एक ये डिजिटल मीडियम में इसका ट्रांजेक्शन होता रहता है। और फिफ्थ है इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो भी एलिमिनेट करने चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है गवर्नमेंट, जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी हुआ, जैसे कि लग्जरी गुड्स पर 28% है, या फिर जो नॉर्मल गुड्स है उनके ऊपर 18% या फिर 3% है, वो सब माइनस होना चाहिए, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और सिक्स्थ है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड। फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर खर्चा होता है वो उसका इंक्लूजन होना चाहिए। सेवंथ है सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं कोई कमोडिटी पे या फिर कोई गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, तो उसका वो भी इंक्लूड होना चाहिए। तो ये जो तीनों मेथड है, इन तीनों मेथड में से आउटपुट मेथड और इनकम मेथड ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एडवांस कंट्रीज़ जैसे मतलब एडवांस कंट्री मतलब डेवलप कंट्रीज़, या फिर जो एकदम अच्छे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उस कंट्री में, तो जैसे कि यूएसए हुआ, यूके हुआ, उन कंट्री में इनकम मेथड बहुत पॉपुलर है, वो ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे उसका यूज़ होता है इनकम मेथड पे ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए। और एक्सपेंडिचर मेथड इज़ रेयरली यूज बाय एनी कंट्री बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा आती है, कुछ उसको मतलब कैलकुलेशन करने के लिए, या फिर कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसमें बहुत एरर होते हैं, या फिर इसलिए नहीं यूज़ करते, बहुत कम यूज़ होता है। तो इंडिया का जो CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है ना, ये दोनों मेथड का यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन। कौन सा, आउटपुट मेथड और इनकम मेथड, इंडिया की नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए या फिर एस्टिमेट करने के लिए।